दोस्तों सेक्टर एनालिसिस का सेकंड वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इसी वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडियन स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस और यहाँ पे किस हिसाब से अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रहा है। और एक एक जो हम लोग का रिनाउंड कंपनीज है, जिस कंपनी को बहुत लोग जानते हैं और काफ़ी नामज़्यादा कंपनी है, उसका प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। और उसी प्रोडक्ट किस हिसाब से आगे का टाइम पे अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए जनरेट कर सकता है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज, वो भी हम लोग बात करेंगे। तो जितना सब डेटा है मैं FISCCI ये वाला वेबसाइट से मैं पुल आउट किया हुआ हूँ। तो ये डाटा में आप लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे मैं आप लोग के साथ कंप्लीटली जो डिस्कशन करूंगा वो आप लोग के लिए ही होगा और आप लोग का इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए होगा। तो आखिर तक वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा सो दैट आपको पूरा इन्फॉर्मेशन स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के ऊपर जितना एनालिसिस है आप लोग को समझ में आ सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट इलाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आज इंडियन स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग का एजेंडा बनता है। तो एजेंडा में क्या क्या है मैं दिखाऊंगा आप लोग को। ये जो सेक्टर है कितना बड़ा सेक्टर हो सकता है, राइट, और कितना अभी कितना बड़ा है और आगे इसका कितना बड़ा हो सकता है और कितना बड़ा मार्केट साइज इसमें हो सकता है। और दूसरा में हम लोग बात करेंगे ये काम कैसा करता है, इसका क्या क्या स्टेजेस होता है। तो उस स्टेजेस के हिसाब से हम लोग किस हिसाब से यहाँ पे किस हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे इंडिया क्यों फोकस में है, क्यों, बाकी तो बहुत सारा देश था, चाइना में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी था, तो इंडिया में फोकस क्यों डाइवर्ट हुआ है, करेक्ट। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इन्वेस्टर कैसा किस टाइप का एक्शन लेना चाहिए सो दैट वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सके इन दिस सेक्टर, राइट। और हम लोग कुछ बात करेंगे कि फ्यूचर एक्शन क्या हो रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस हिसाब से एक्शन ले पा रहा है सो दैट हम लोग का उसी सेक्टर में क्यों ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खासा फोकस होनी चाहिए। तो ये 5 सेगमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। मैं आशा करूंगा कि आप लोग को पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिल सकता है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा कि कैसे ये कितना बड़ा सेक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा जितना बड़ा केमिकल इंडस्ट्री है उसका 20% का हिस्सा स्पेशलिटी केमिकल्स का है। तो वही 20% के ऊपर ही आज का पूरा वीडियो पर्यवेसित है, आप लोग बोल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अगर अगर बात किया जाए तो कंट्री वाइज 3% का खाली इंडिया का शेयर है इसमें स्पेशलिटी केमिकल में। अगर चाइना की बात किया जाए वो 25% के हिसाब से है। नॉर्थ अमेरिका की बात किया जाए वो 24 हिसाब से है। चाइना और नॉर्थ अमेरिका आसपास का यहाँ पे इसी सेगमेंट में काम कर रहे हैं। उसके बाद यूरोप का 7% और जापान का 7%, जितना बाकी पूरा दुनिया का और जितना बच गया 100 से माइनस कर लीजिएगा उतना ही आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप लोग को देख सकते हो कि इंडिया का जो फोकस यहाँ पे आ रहा है धीरे धीरे। तो 25% का जो चाइना का फोकस है अभी, जो उसका जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे आपका ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स द इंडिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास बन रहा है इन द केस ऑफ द स्पेशलिटी केमिकल, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा कितना बड़ा मार्केट है इंडस्ट्री साइज के हिसाब से, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्लोबल वाइज, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडिया वाइज, करेक्ट। तो यहाँ पे आप लोग को देखो, आप लोग को दिखेगा कि 2014 में ये 610 बिलियन डॉलर का था अगर वर्ल्ड वाइड में बात करता हूं तो। और यहाँ पे 2019 में वो हो गए 805 बिलियन डॉलर का, जो कि 5.7 सीएजीआर के हिसाब से ये बढ़ा हुआ है। और फिर बाद में जो 2025 में इसका जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, इसका जो आप लोग का कैलकुलेशन के वाइज यहाँ पे निकाला जा रहा है कि 6.4% सीएजीआर के हिसाब से बढ़ के 1171 बिलियन डॉलर का ये हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे अगर बात किया जाए इसी इंडस्ट्री में कौन सा सब इंडस्ट्री है, सब सेक्टर है, तो आप लोग देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो है 30% वो तो अदर्स में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हो कोई एग्रो केमिकल्स, फिर फूड एडिटिव्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल, फिर वाटर केमिकल्स, फिर पॉलीमर एडिटिव्स हो गया, या डाइस पिगमेंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोग का मैं आपको आगे आगे बताने वाला हूँ कि कितना ज़्यादा कौन सा टाइप का आप लोग का यहाँ पे इंडस्ट्री सेगमेंट में बढ़ सकता है। फिर आपका सर्फेक्टेंट्स हो गया। और अभी का जो सिचुएशन में जैसे कि आप लोग फ्रेग्रेंस और फ्लेवर आप लोग यूज करते हो, चाहे फूडिंग इंडस्ट्री में हो गया, चाहे वो आपका डीओ इंडस्ट्री में हो गया, आपका परफ्यूम इंडस्ट्री में हो गया, तो उसका भी अच्छा खासा यहाँ पे सेगमेंट बन रहा है। अगर इंडिया के ऊपर बात किया जाए
तो 2015 में जिस हिसाब से था, और यहाँ पे 32 बिलियन डॉलर अभी अभी जो मार्केट का कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर बात करें तो 2019 में 32 बिलियन डॉलर का है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि 2014 2019 के बीच में और यहाँ पे 2015 से 2019 के बीच में सीएजीआर के हिसाब से सबसे ज्यादा बढ़त, मतलब जितना ग्लोबली बढ़त हुआ था उससे ज्यादा बढ़त आप लोग का इंडिया में हुआ है। करेक्ट। और यहाँ पे 2019 के और 2025 के बीच में जो एक्सपेक्टेशन हम लोग कैलकुलेशन निकाले हुए हैं, तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा जो सीएजीआर आपका 6.4% है ग्लोबली, वो इन द केस ऑफ द इंडिया, इंडिया के केस में आप लोग को दिख जाएगा 12.4% है। मतलब आप लोग सोच सकते हो कितना बड़ा ग्रोथ स्टोरी आगे होने वाला है। ओके, तो कौन सा सेक्टर में हम लोग का सबसे ज्यादा यहाँ पे हम लोग का बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि आपको सबसे पहले दिख जाएगा एग्रोकेमिकल्स का 29%, फिर डाइज एंड पिगमेंट्स का। तो मैं धीरे धीरे करके आपके साथ बात करूंगा कि कौन सा सेक्टर, कौन सा सब सेक्टर ज्यादा उछाल दिखा सकता है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी वहां पे बन रहा है, कौन सा सेक्टर में मीडियम बन रहा है और कौन सा सेक्टर में स्मॉल बन रहा है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। और यहाँ पे मैं बात करूंगा सबसे पहले कि इसका जो केमिकल इंडस्ट्री कैसा काम करता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को तीन सेगमेंट में, तीन कैटेगरीज में ये काम करता है। सबसे पहले हो गया टोलस, जो कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और टू द ऑल द इंडस्ट्रीज। करेक्ट। और ये उसका बाद हो गया कस्टम प्रोवाइडर, जो कि डायरेक्टली डील करता है आप लोग का कस्टमर के साथ। और यहाँ पे मैं बात करूंगा प्रोप्राइटरी केमिकल प्रोड्यूसर्स, जिसके पास ऑलरेडी ऑथराइजेशन है ये वाला केमिकल को सेल करने के लिए। राइट। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा अगर किस हिसाब से यहाँ पे कि स्टेट वाइज यहाँ पे किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो सबसे ज़्यादा आप लोग को दिख जाएगा गुजरात एंड महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। उसके बाद आप लोग का थोड़ा सा राजस्थान में भी दिख जाएगा, आपका कश्मीर में भी दिख जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में अच्छा खासा इसका पकड़ है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी थोड़ा बहुत, अगर ईस्ट रीजन में अगर आप लोग आ जाते हो तो थोड़ा सा यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में। राइट। और यहाँ पे अगर बात किया जाए इस वाला जो सेगमेंट में ट्रेड फ्लो अगर देखा जाए, तो लास्ट वाला जो चीज़ है जहाँ पे यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, तो स्पेशलिटी केमिकल एक ऐसा सेक्टर है जो कि नेट एक्सपोर्टर है। बाकी सबके ऊपर बात किया जाए सब नेट इंपोर्टर के ऊपर ही आएगा और सेल्फ सफिशिएंट में कैटेगरी में आ जाएगा। एक ऐसा सेक्टर है जिसके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कैपेबिलिटी है। तो उसको लेके भी आप लोग देख सकते हो कि इंडिया डोमेस्टिक मार्केट में जिस हिसाब से ये वाला सेक्टर पैसा कमा सकता है, उससे बहुत अच्छा ज़्यादा पैसा कमा सकता है एक्सपोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे एक ही चीज़ यहाँ पे एक्सपोर्ट बहुत अच्छे से कर पाता है, दैट इज योर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर। करेक्ट। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा हम लोग का इंडिया क्यों फोकस में आया। बहुत सारा तो इंडस्ट्री था, बहुत सारा देश था, और यहाँ पे इंडिया फोकस क्यों आया वो भी स्पेशलिटी केमिकल में, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे R&D में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट है वो 3 गुना डेवलप किया हुआ है, 3 गुना ज़्यादा हुआ है लास्ट 10 साल में, लास्ट डिकेड में, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ही बड़ा, मतलब आप लोग बोल सकते हो बहुत ही बड़ा स्टेप्स है। चाहे आप कंपनी वाइज बोल सकते हो, चाहे गवर्नमेंट वाइज बोल सकते हो। तो R&D में अगर 3 गुना से मतलब 3 गुना के आसपास के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा हुआ है, तो आप लोग प्रोडक्ट वाइज, आप लोग आउटपुट वाइज सोच सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकता है थ्रू आउट द आप लोग का, चाहे भी कुछ भी हो सकता है, चाहे रॉ मेटेरियल हो सकता है, चाहे फिनिश प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो। मैं सेकंड वाला बात करूंगा जो कि चाइना ब्लू स्काई पॉलिसी, चाइनीज ब्लू स्काई का जो पॉलिसी है काफ़ी लोगों को पता भी होगा, और जिस लोग को नहीं पता है मैं उन लोग को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वहाँ पे क्या होता है कि पूरा एक पार्क जैसे होता है, केमिकल पार्क वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे अगर कोई भी एक भी कंपनी इसका रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी पॉल्यूशन का हो गया या आप लोग का एनवायरनमेंट का हो गया वो नहीं मानता है, उसको डिनाई करता है, तो पूरा सेक्टर बंद हो जाता है, पूरा पार्क बंद हो जाता है। राइट। तो मतलब एक ही कंपनी के लिए पूरा पार्क में जितना सारा कंपनी है उसी सेगमेंट में, उस इंडस्ट्रियल एरिया में जितना सारा कंपनी, सबको भुगतना पड़ता है, चाहे उन लोग का दोष हो या ना हो, कि उन लोग पूरा कंप्लीटली रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो भी क्यों ना किया हो। राइट। तो यहाँ पे ब्लू स्काई पॉलिसी के द्वारा यहाँ पे काफ़ी लोगों को लॉस हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फॉरेन प्लेयर को यहाँ पे लॉसेस हुआ है, और इसीलिए यहाँ पे इंडिया के सेगमेंट में थोड़ा सा ये वाला इफेक्ट तो डाला हुआ है। करेक्ट।
उसके बाद सबसे फ्यूअर लेबर कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट। यहाँ पे लेबर कॉस्ट का बारे में तो बोलना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सबको पता है कि किस हिसाब से यहाँ पे लेबर कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट धीरे धीरे घटता जा रहा है, बिकॉज इसका जो कम्पिटिटिव जो चीज़ बनते जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा नॉन लिस्टेड प्लेयर जो जितना सारा एंट्री कर लिए हैं, तो उस उनके हिसाब से यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल जनरेट हो पा रहा है, सो दैट यहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट भी घट गया है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है जो कि इंडिया को फोकस में लाया गया है स्पेशलिटी केमिकल के सेक्टर में। और यहाँ पे और एक जो सबसे अच्छा चीज़ है, यहाँ पे जो आगे का टाइम पे एक बहुत बड़ा बूम होने वाला है, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे सप्लाई चेन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा बढ़त हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उसको मॉडिफिकेशन किया गया है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है, सो दैट उसी हिसाब से, उसी सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में जो कि एक बहुत ही बड़ा हिस्सा यहाँ पे प्ले करता है, वो भी आप लोग का ऑर्गेनाइज हो चुका है, सो दैट यहाँ पे जितना अच्छा सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा, उतना अच्छा उनका जो प्रोडक्ट है, एक छोटा प्रोडक्ट बड़ा इंडस्ट्री तक पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और ज़्यादा प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे गति नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा प्रोसेस के थ्रू में वो जाना नहीं पड़ता है। तो वो भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे सेगमेंट में आ गया है, जिसमें कि इंडिया के ऊपर फोकस आ चुका है। तो ये हो गया इकोनॉमिकली। मैं आपको बताता हूँ फिर टेक्निकली क्या चीज़ हुआ सो कि इंडिया फोकस में आ गया। सबसे पहले हाईली स्किल्ड मैन पावर, और यहाँ पे केमिस्ट्री स्किल सेट के वाला जो है, काफ़ी बहुत अच्छा खासा है, और काफ़ी मतलब आप लोग बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेनी, बहुत ही ज़्यादा जीनियस लोग हैं केमिस्ट्री में, सो दैट उन लोग का जो स्किल यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा इसी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में, तो वो काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट दे सकता है हम लोग का देश को। करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूँगा उसका बाद जो सेकेंड वाला जो टेक्निकल रीजन है, दैट इज फ्लोरीन केमिस्ट्री। और यहाँ पे फ्लोरीन केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा फोकस आ गया, और फ्लोरीन केमिस्ट्री में फ्लोरीन का इतना ज़्यादा एप्लीकेशंस बढ़ गया, इतना ज़्यादा आप लोग बोल सकते हो कि डिमांड बढ़ गया। तो और फ्लोरीन केमिस्ट्री में जब हम लोग का इंडिया इतना आगे निकल गया, तो वो एक सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा टेक्निकल रीजन हो गया हम लोग का इंडिया को फोकस में लाने के लिए स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में। ओके। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो डाटी फ्लोरीन था, उसको क्लीन वन में कन्वर्ट किया गया, तो उसी जो शिफ्टिंग हुआ फ्रॉम डाटी क्लोरीन टू क्लीन वन, तो वो भी एक अच्छा खासा सेगमेंट में एंट्री किया है इंडिया। राइट। और जो आखिर में जो टेक्निकल रीजन है, दैट इज क्लोरीन जो था वो हट के अभी फ्लोरीन आ गया। चाहे फार्माटिकल इंडस्ट्री में बात कर लो, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोग अगर रिसर्च केमिस्ट हो, मैं तो और मैं एक्चुअली, मेरा प्रोफेशन तो केमिस्ट नहीं है, बट स्टिल मैं जिस हिसाब से पढ़ा, तो वहाँ पे मेरे को दिखा कि यहाँ पे क्लोरीन लगभग हटने के लिए आया हुआ है, उसके जगह फ्लोरीन इंट्रोड्यूस हो गया है। रीजन क्या होगा वो प्योरली आप लोग का टेक्निकल हो जाएगा, ऑल्सो आई डो नॉट नो। सो ये एक आपको आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो टेक्निकली वाइज कितना अच्छा मोड के साथ, कितना अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ इंडिया सामने खड़ा हुआ है, वर्ल्ड के सामने खड़ा हुआ है। राइट। तो आके नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टर का फोकस क्या होना चाहिए, जो कि सबसे बड़ा हम लोग का जो मार्केट डिलाइट है, जो कि स्टॉक मार्केट के ऊपर फोकस करता है। तो यहाँ पे हम लोग को इन्वेस्टर्स का क्या एक्शन होना चाहिए, उसके ऊपर तो बिल्कुल बात करनी चाहिए। तो सब चार पैरामीटर जो है, जो सबसे अहम पैरामीटर, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर ये चार चार पैरामीटर उसी कंपनी में है, अगर स्पेशलिटी केमिकल का कंपनी वो है, और उसमें ये चार चार पैरामीटर अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, देन यू कैन एंटर टू दैट स्टॉक, एंड आप लोग उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, सबसे पहले आपका हो जाएगा दैट इज इबिट्टा। जिसका इबिट्टा अच्छा है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, थोड़ा लंबा अगर आप लोग देखोगे, फॉर थ्रू आउट द 5 to 7 ईयर्स, वहाँ पे जो अच्छा इबिट्टा कंटिन्यूसली ग्रोथ आप लोग को दिखने के लिए मिलेगा, उसी कंपनी आप लोग के लिए अच्छा हो सकता है। खाली एक पैरामीटर नहीं, दूसरा पैरामीटर को हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, इबिट्टा मार्जिन। जो इबिट्टा मार्जिन अच्छा कमाता हो, जो अच्छा खासा मार्जिन कमाता हो, और यहाँ पे प्रीमियम चार्जेस करता हो, तो यहाँ पे आप लोग को उसी कंपनी में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ पे आप लोग का पैसा बढ़ने के लिए चांसेस ज़्यादा हो सकता है। और वो कंपनी एक अच्छा कंपनी की जैसा यहाँ पे सामने आ सकता है, सो दैट वहाँ पे हम लोग का जो पैसा है, हम लोग का जो फंड है, जो कि हम लोग इन्वेस्ट करने वाला है, वो हम लोग को एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और यहाँ पे थर्ड वाला जो आप लोग का पॉइंट है, आरओसी, वो तो
कोई भी स्टॉक के ऊपर बात करो तो वो आरओसी आप लोग को शो तो करेगा ही। तो हेल्दी आरओसी होना चाहिए थ्रू आउट द 5 ईयर्स। तो यहाँ पे 5 साल का अगर आरओसी यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ऑन एन एवरेज का आरओसी अगर आप लोग देखा जाए तो उसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल सकता है। तो एक एक स्टॉक में मैं ऑलरेडी सिंगल सिंगल वीडियो बनाया हुआ हूँ, और जिस हिसाब से मैं बनाया भी नहीं हूँ वो भी मैं बना दूंगा। और यहाँ पे जितना आप लोग का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आप लोग को एक एक करके डिटेल में लिंक मिल जाएगा। जो चीज़ बना हुआ है वो तो लिंक मिल ही जाएगा, और जो नहीं बना हुआ है उसको बनाने के बाद भी लिंक मिल जाएगा, सो दैट आप लोग को हर एक स्टॉक वहाँ पे आप लोग को एक अच्छा खासा जो डिटेल एनालिसिस, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस आप लोग को मिल सकेगा। करेक्ट। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो पॉइंट है दैट इज लाइट काइट विल फ्लाई हाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना कम चीज में, जितना स्पेसिफिक चीज में एक इंडस्ट्री फोकस करेगा, उसके ऊपर उतना रिसर्च कर पाएगा, और उसी रिसर्च के फल में यहाँ पे काफी अच्छा आप लोग का रिसोर्स मैनेजमेंट हो पाएगा, सो दैट यहाँ पे जिस हिसाब से इनोवेशन होगा, उस इनोवेशन में जो प्रोडक्ट निकलेगा उसमें एक अच्छा प्रोडक्ट तो निकलेगा ही, उसके साथ साथ उसका कॉस्ट भी घट जाएगा। तो कम से कम आप नीश प्लेयर के ऊपर बात करें जो कि नीश के ऊपर यहाँ पे फोकस कर रहा है, लाइक नवीन फ्लोरिन। जैसे कि यहाँ पे नवीन फ्लोरिन जो है, फ्लोरिन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, वो फ्लोरिन के ऊपर ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि नवीन फ्लोरिन में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो वो अपने इनोवेशन पे ही ध्यान देगा, और उसका प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा वो पूरा कम्पिटेटिव प्राइस में प्रोवाइड कर पाएगा टू द अदर इंडस्ट्री। करेक्ट। नीच सेगमेंट में कौन कौन प्लेयर्स है मैं डिटेल में बात करूंगा थोड़ा सा आगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका जो हाई डिमांड स्पेशलिटी केमिकल्स का जो सब सेक्टर है। तो स्पेशलिटी केमिकल में तो बहुत सारा सब सेक्टर है, तो कौन सा सबसे हाई डिमांड में है, अगर हाई डिमांड में है तो किस हिसाब से इसका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक एक करके मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले जो हाई डिमांड में है उसमें 4 सेक्टर है, राइट। तो 4 जो सेक्टर है, सबसे पहले आ जाता है एफ एंड न्यूट्रा इंग्रेडिएंट्स। तो एफ एंड एफ क्या हो गया आपका, फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस के ऊपर, जैसे कि वो फूड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद आप लोग का पर्सनल केयर में भी कुछ हद तक यूज होता है। आप लोग का डीओ के ऊपर बात कर ले जाए, उसके ऊपर बात करें तो सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग अगर इंडस्ट्री देखा जा रहा है तो इसी सेगमेंट में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर एक्सपेक्टेशन करें, यहाँ पे एक्सपेक्टेड ग्रोथ अगर देखा जाए तो 17.1% सीएजीआर के हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ हो सकता है। अगर इसका नंबर के ऊपर एस्टिमेशन किया जाए तो बिलियन डॉलर के हिसाब से 1.4 टू 3.3 बिलियन डॉलर तक हो सकता है। 1.4 अभी का सिचुएशन में है, और 3.3 हम लोग का एस्टिमेशन है ऑन द 2025। करेक्ट। और यहाँ पे जो सेकेंड वाला जो एक सब कैटेगरी है जिसमें हम लोग बहुत हाई डिमांड यहाँ पे जनरेट हो सकता है, दैट इज योर डाइज एंड पिगमेंट्स। करेक्ट। तो डाइज एंड पिगमेंट्स में आप लोग का 10% के हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ दिखा सकता है। और यहाँ पे अभी के लिए जो $7 बिलियन के इसका मार्केट शेयर है, मार्केट साइज है, तो वो $12.3 बिलियन को आ सकता है। करेक्ट। और उसके बाद इसी जो सेक्टर आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ उसके साथ कौन सा कंपनी जुड़े हुए हैं वो भी मैं बात करूंगा थोड़ा सा आगे। और यहाँ पे एग्रो केमिकल्स के ऊपर बात किया जाए तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो 12% के हिसाब से है, राइट। और यहाँ पे नंबर्स के हिसाब से, नंबर एस्टिमेशन के हिसाब से बात करें तो अभी के लिए जो $9.2 बिलियन है वो सीधा $18.1 बिलियन तक आ सकता है, जो कि लगभग 2 गुना। करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूंगा जो आखिर में लास्ट हाई डिमांडिंग स्पेशलिटी केमिकल्स का जो सब सब कैटेगरी है, दैट इज योर पर्सनल केयर केमिकल्स। करेक्ट। तो पर्सनल केयर केमिकल्स में यहाँ पे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15% में ग्रोथ दिख सकता है। और यहाँ पे आप लोग जो नंबर के एस्टिमेशन है वो अभी $1 बिलियन से $2.4 बिलियन तक आ सकता है। तो आप लोग यहाँ पे जिस हिसाब से मैं इसको कभी शॉर्ट नहीं किया हुआ हूँ एक्सपेक्टेड ग्रोथ के हिसाब से, मैं शॉर्ट किया हुआ हूँ इसी हिसाब से कि ताकि यहाँ पे एज ऑफ डूइंग बिजनेस, और दूसरा हो गया कितना कंपटीशन है यहाँ पे, और दूसरा कंपटीटर न्यू मार्केट एंट्री हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये जो 4 सेगमेंट है आप लोग बोल सकते हो एक इकोनॉमिकली मोट है, आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे एंट्री करना उतना ज़्यादा इजी नहीं है। और इस हिसाब से जिस हिसाब से यहाँ पे मार्केट बैठा हुआ है स्पेशलिटी केमिकल का, तो उससे भी आप लोग का एक एंट्री बैरियर तो बन ही चुका है। लेकिन ये जो 4 आप लोग का एफ एंड एफ, न्यूट्रल एग्रीगेट्स हो गया, डाइज पिगमेंट्स हो गया, एग्रोकेमिकल्स हो गया, पर्सनल केयर सेगमेंट हो गया, तो वहाँ पे एंट्री बैरियर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। करेक्ट।
और उसके बाद अगर मैं बात करूँगा मिड डिमांड के हिसाब से कौन सा स्पेशलिटी केमिकल्स है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे सबसे पहले आप लोग का आ जाएगा सब कैटेगरी में, दैट इज़ योर सर्फेक्टेंट्स, जो आपका क्लीनिंग के ऊपर भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो क्लीनिंग पर्पज़ में यूज़ होता है, तो वहाँ पे आप लोग का एक्सपेक्टेड ग्रोथ दिखने के लिए मिल जाएगा 11%। तो यहाँ पे नंबर एस्टिमेशन के हिसाब से बात किया जाए तो $2 बिलियन से यहाँ पे $3.8 बिलियन तक आ सकता है, करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूँगा सेकंड वाला जो सब कैटेगरी जो कि काफ़ी अच्छा डिमांड दिखा सकता है मिड सेगमेंट में, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन केमिकल्स का आप लोग को दिख जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन केमिकल में यहाँ पे 15% के हिसाब से यहाँ पे 2025 तक ग्रोथ दिख सकता है। और नंबर के हिसाब से बात किया जाए तो $1.4 बिलियन जो अभी है वो $3.1 बिलियन का मार्केट साइज दिख सकता है। और यहाँ पे जो लास्ट वाला जो मिड डिमांड वाला केमिकल्स है दैट इज योर वाटर केमिकल्स, तो इसमें भी थोड़ा बहुत बढ़त आ सकता है, मिड सेगमेंट में बढ़त आ सकता है, दैट इज योर 12% का बढ़त यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ पे नंबर एस्टिमेशन के ऊपर बात किया जाए तो $0.8 बिलियन जो है वो $1.9 बिलियन का एस्टिमेशन किया जा रहा है, करेक्ट। तो आप लोग के साथ में डिस्कस कर लिया कि जो हाई डिमांड वाला है, उसके बाद मिड डिमांड में कौन सा स्पेशलिटी केमिकल है, और जो लास्ट में है लो डिमांड वाला, उसमें भी मैं आपके साथ दो सब कैटेगरी के साथ में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। और सबसे पहला आ जाता है टेक्सटाइल केमिकल। तो जितना जिस हिसाब से यहाँ पे स्टडी बता रहे थे उतना ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ नहीं आ सकता है। तो आज पर द इन्वेस्टर यहाँ पे इस सेगमेंट में जो कंपनी काम करे तो उस पर थोड़ा सा कम आप लोग का इन्वेस्टमेंट रहना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे 11.5% का यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एज ऑफ डूइंग बिजनेस है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पे एंट्री बैरियर बिल्कुल भी नहीं है, और इकोनॉमिकली मोड जब तक नहीं होगा तो नया प्लेयर अगर एंट्री मारेंगे तो यहाँ पे मार्जिन कमाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो उस हिसाब से इसको लो डिमांड के हिसाब से आप लोग ले सकते हो, लो ग्रोथ के हिसाब से आप लोग ले सकते हो। और यहाँ पे नंबर एस्टिमेशन के हिसाब से बात किया जाए तो $1.8 बिलियन से $3.8 बिलियन तक आ सकता है, करेक्ट। और यहाँ पे पॉलीमर एडिटिव्स के ऊपर बात किया जाए वो सबसे लो डिमांड वाला जो स्पेशलिटी केमिकल हो सकता है। और यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो सही है, लेकिन यहाँ पे एंट्री बैरियर भी कुछ भी नहीं है, कोई भी बंदा बना सकता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, नॉन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, एक छोटा सा जो सेगमेंट में जो काम करता है केमिकल सेक्टर में, वो भी एंट्री कर सकता है। अगर वो लोग सब एंट्री कर देते हैं तो यहाँ पे डूइंग द बिजनेस थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मार्जिन कमाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, एक्चुअली बहुत मुश्किल हो सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेड ग्रोथ देखा जाए इसी से सब सेक्टर में तो 15% के हिसाब से दिख जाएगा। और यहाँ पे 1.3 से 2.3 तक यहाँ पे आ सकता है ऑन द केस ऑफ द 2025, करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूंगा इसके बाद जो कंपनी जो कि जैसे कि आप लोग में बताया था कि नीश प्लेयर के ऊपर जो काम करता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल के हिसाब से सबसे पहले मैं आपको लेना चाहूँगा कि आरती इंडस्ट्रीज के साथ। तो आरती इंडस्ट्रीज 40% मार्केट शेयर उसका बेंजीन केमिस्ट्री में है। तो बंदा ने ये जो इंडस्ट्री ने पूरा का पूरा उसका फोकस डाला हुआ है बेंजीन में। तो जिस हिसाब फोकस डाला हुआ है वहाँ पे R&D में इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि इस बेंजीन केमिस्ट्री के ऊपर जितना हिसाब से यहाँ पे R&D कर सके उतना अच्छा प्रोडक्ट निकाल पाए, उतना अच्छा इनोवेशन हो सके, और इतना मास में इसका जो प्रोडक्शन हो जाए, तो उसके हिसाब से अगर आप लोग बात करोगे कि उसका जो मार्जिन अगर छोटा भी रखेगा तो कोई दिक्कत की नहीं, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा प्लेयर, एक अच्छा लीडिंग प्लेयर बन सकती है, राइट। तो दूसरा अगर नीश प्लेयर के ऊपर बात करें दैट इज योर बिनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, इसका वीडियो बन चुका है और यहाँ पे मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है जो कि 65% मार्केट शेयर भी एक्योर करता है, दैट इज ऑन ATBS। तो ATBS वाला जो चीज़ है आपको पूरा फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा क्योंकि फुल फॉर्म बताने में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इतना सोच लीजिए कि ये पर्सनल केयर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि हम लोग बहुत पहले 3 से 4 स्लाइड पहले हम लोग देखे कि जो पर्सनल केयर वाला जो है वो हाई डिमांड में है, और उसी हिसाब से उसका जो बेस्ट प्रोडक्ट है, नीश प्लेयर है, वो बिनती ऑर्गेनिक्स है। तो उस हिसाब से इसी मार्केट का लीडर आप लोग का ATBS मार्केट का लीडर यहाँ पे बन सकता है बिनती ऑर्गेनिक्स। और यहाँ पे थर्ड के ऊपर बात किया जाए, ऑलरेडी आप लोग को पता है दीपक नाइट्रेट। तो यहाँ पे टॉप 3 ग्लोबल प्रोड्यूसर में है नाइट्रेट का। तो यहाँ पे आप लोग का बात किया जाए तो दीपक नाइट्रेट में अच्छा खासा एक नीश प्लेयर के हिसाब से सामने आ सकता है पूरा होल वर्ल्ड में। उसके बाद अगर बात किया जाए अतुल का, अतुल इंडस्ट्रीज का अगर बात करो, अतुल लिमिटेड का, तो ये हो गया एरोमेटिक्स का एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेयर, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर।
तो ये भी एक नीश सेगमेंट में फ़ोकस करता है, तो इसमें भी अगर आप लोग का इन्वेस्टमेंट रहे, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट आप लोग देख सकते हो। और एक जो है, मैं अब यहाँ पे बताया नहीं हूँ, दैट इज़ जो नवीन फ्लोरिन, तो नवीन फ्लोरिन में एक अच्छा खासा आप लोग को इन्वेस्टमेंट दिख सकता है और यहाँ पे अच्छा खासा नीच प्लेयर के हिसाब से सामने आ सकता है वर्ल्ड का स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में, करेक्ट? और यहाँ पे मैं बात करूँगा अगर प्रोडक्ट एंड कंपनी के, जैसे कि हाई डिमांड वाला कंपनी के ऊपर मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले एग्रोकेमिकल्स जो कि डिमांड बहुत हाई था, तो उसके ऊपर फोकस करने वाला कंपनी एक हो गया यूपीएल, उसके बाद हो गया पीआई इंडस्ट्रीज, इस दोनों के ऊपर वीडियो बन चुका है, आप लोग जाके देख सकते हो। उसके बाद हो गया रैलीज इंडिया लिमिटेड जो कि टाटा ग्रुप का कंपनी है, जो कि एग्रोकेमिकल्स के ऊपर अच्छा खासा फोकस करता है। उसका फंडामेंटल में एनालिसिस किया नहीं हूँ, उसका मतलब उसका वीडियो में अपलोड नहीं किया हूँ, बहुत जल्दी अपलोड कर लूंगा, आप लोग देख पाओगे। तो यहाँ पे आप लोग एक जो अगर हाई डिमांडिंग स्टॉक के ऊपर अगर बात किया जाए, तो यूपीएल, रैलिस इंडिया एंड पीआई इंडस्ट्रीज के ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हो। और सेकेंड वाला जो है डाइज एंड पिगमेंट, जो कि वो भी हाई डिमांड में है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ है सुदर्शन केमिकल्स और यहाँ पे दीपक नाइट्राइट एंड पोदार पिगमेंट्स, तो तीनों एनएससी के द्वारा लिस्टेड है। तो यहाँ पे आप लोग उसका फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करके यहाँ पे आप लोग एंट्री ले सकते हो। दीपक नाइट्राइट का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है और यहाँ पे सुदर्शन केमिकल्स और पोदार पिगमेंट्स का वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा और आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। अगर आप लोग जुड़े नहीं हो मार्केट डिलाइट के साथ, तो जरूर जुड़ जाइए, सो दैट आप लोग को उसका नोटिफिकेशन आ जाए जब भी ये सब जो स्टॉक्स है उसका मैं एनालिसिस अपलोड करूँ तो। और यहाँ पे पर्सनल केयर जो कि मेरा एक फेवरेट सेगमेंट है, मतलब मैं यूज़ नहीं करता हूँ बट स्टिल मैं इन्वेस्टमेंट वाइज काफ़ी ज़्यादा इसमें मैं बुलिश हूँ। दैट इज योर पर्सनल केयर केमिकल्स, जो कि बिनती ऑर्गेनिक्स, ऑलरेडी मैं जैसे कि बता चुका हूँ, एटीबीएस का ये बहुत अच्छा खासा प्रोड्यूसर है। उसके बाद रोसारी बायोटेक, तो ये दोनों के ऊपर ये फोकस करता है। तो आप लोग इन एज पर द इन्वेस्टर हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट का स्टॉक के ऊपर फोकस कर सकते हो, राइट? और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि किस हिसाब से यहाँ पे फ्यूचर ओरिएंटेड एक्शन हो रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो सबसे पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा खासा कर रहा है। और उसके बाद न्यू फैसिलिटी जब यहाँ पे इंस्टॉल होता है, उसमें काफ़ी समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन काम होता है, तो उस डॉक्यूमेंटेशन को कम करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, ताकि उसमें टाइम रिड्यूस हो सके, कम टाइम में यहाँ पे न्यू फैसिलिटी सेटअप हो सके। और उसके बाद हो गया टैक्स इंसेंटिव, जो कि प्राइवेट प्लेयर है उनको टैक्स इंसेंटिव देने के लिए कोशिश किया जा रहा है, सो दैट उन लोग का जो बिजनेस है वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड कर सके और काफ़ी ज़्यादा उन लोग बिना टैक्स के ऊपर बिना ध्यान रखे हुए यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान रखे और इनोवेशन के ऊपर ध्यान रखे। और यहाँ पे मैं बात करूँगा TUF, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड, उसको भी सैंक्शन किया जा रहा है। जो नया प्लेयर्स है उनको वो फंडिंग करके वहाँ पे एक बार कुछ डेवलपमेंट हो सके, सो दैट वो लोग भी इनोवेशन के ऊपर काम कर सके। और यहाँ पे जो जिस फैसिलिटी के साथ वो लोग अपना जो सेटअप किए हुए हैं, जिस फैसिलिटी में आप वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, उसी फैसिलिटी को भी अगर अपग्रेडेशन करना चाहे, एग्जिस्टिंग प्लेयर भी ये वाला फंड को फायदा ले सक रहे हैं। और यहाँ पे डेडिकेटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी किया जा रहा है, जो कि स्किल इंडिया के द्वारा ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री में किस हिसाब से काम किया जाता है, तो जो यहाँ पे रिसोर्सेस है उनको काफ़ी अच्छा खासा स्किल डेवलप किया जा रहा है, सो दैट वो लोग भी फॉर द फ्यूचर ओरिएंटेड यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में काम कर सके, राइट? और यहाँ पे पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन, PCPIR, 4 रीजन का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है, जो कि गुजरात, आंध्रा, ओडिशा एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्क बनाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे जो रॉ मेटेरियल को यूज करके तरह तरह के केमिकल्स का कंपोनेंट यहाँ पे बना सकते हैं, एंड प्रोडक्ट बना सकते हैं, सो दैट वहाँ पे आप लोग का ये जो एक्सपोर्ट जो चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। बिकॉज स्पेशलिटी केमिकल के यहाँ पे हम लोग का जिस हिसाब से डिमांड है उसको तो पूरा करके और भी बच जाता है, जो कि हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्टेप्स है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स किया जाए, जैसे कि मैं आप लोग को पहले भी बताया हुआ हूँ, तो यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट होता है, तो उसको तरह तरह की नया नया प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ पे R&D होता रहता है, तो उसको बनाने के लिए कम कॉस्ट में यहाँ पे वो लोग बना पाए और उसको सेल कर सके, उस टाइप का आप लोग का कोशिश किया जा रहा है।
और यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है उसको भी बहुत अच्छा खासा उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, सो दैट वो लोग पेट्रोकेमिकल्स इंटरमीडिएट्स में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रोडक्ट इनोवेशन कर सके। और लास्ट में हेल्थ एंड सेफ्टी, हमेशा सेफ्टी जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर काफ़ी जो गाइडलाइंस जो है और रेगुलेशंस है उसको भी ठीक ठाक किया जा रहा है। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा था उस पर थोड़ा सा काम किया जा रहा है, सो दैट वहाँ पे आप लोग का जितना एज ऑफ बिजनेस है वो थोड़ा सा अच्छा हो सके, राइट। तो ये था हम लोग का जो आप लोग का मोस्ट अवेटेड जो थिंग है स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर सेक्टरल एनालिसिस। कैसा लगा मेरे को एक बार कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छा लगा तो भी बताना, बुरा लगा तो बताना, सो दैट मैं आगे के टाइम पे जितना सारा मैं सेक्टरल एनालिसिस अपलोड करूं तो उसी हिसाब से मेरे को खुद को डेवलप कर पाऊं। मैं आशा करूंगा कि इस बार का जो मेरा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश किया हूँ काफ़ी डेवलप करने के लिए। कहीं पे भी दिक्कत हो वो भी पूछ सकते हो, आप ही लोग का चैनल है, राइट। क्योंकि आप लोग जब तक नहीं बोलोगे, आप लोग जब तक मतलब गाली भी नहीं करोगे, आप जब तक तारीफ नहीं करोगे, कुछ भी करना है तारीफ करो या गाली करो, करना है कमेंट सेक्शन में करना है, जो करना है कीजिए। बिकॉज आई वांट टू डेवलप माई सेल्फ और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोग को मैं डिलीवर कर पाऊँ। और अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कर देना बॉस, और यहाँ पे शेयर कर देना दोस्त लोग को, सो दैट इसी सेक्टर के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारा लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा हो सके। तो ये वाला जो यूट्यूब चैनल है मार्केट डिलाइट, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट ऐसे ही कंटेंट पूरा ये साल में डेडिकेटेड करूंगा सेक्टरल एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पे हर हफ्ता में एक एक सेक्टरल एनालिसिस के ऊपर वीडियो आपके पास पहुंच सके, तो चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट आपको बहुत ही जल्दी, आपको सबसे पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ पे मार्केट डिलाइट की तरफ से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।